जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में आधुनिक भारत को देख रहे हैं। आधुनिक भारत से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो आ चुका है। अगर आप उस पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उस पहले वीडियो को देख लें, तो ये सेकेंड वाला वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या उनके 3 बेटे जो थे, जिनका नाम था मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मई 1707 ईस्वी में मुअज्जम ने अपने आप को बहादुर शाह के नाम से बादशाह घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर एक पुल की चर्चा आती है। उस पुल का नाम हम लोगों को याद रखना है। उस पुल का नाम है शाहदौला का पुल। और ये शाहदौला का पुल था कहाँ? तो लाहौर के उत्तर में था। और देखिए, ये जो बहादुर शाह थे ये थोड़े विद्वान भी माने जाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि राजपूतों के साथ में मेल मिलाप की नीति अपना कर रखी। आखिर क्यों? क्योंकि ये जानते थे जब उनके पिताजी की मृत्यु होगी, यानी कि औरंगजेब की जब मृत्यु होगी, तो इनको अपने दोनों भाई के साथ में उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा और अंबर के विजय सिंह कछवाहा से मेल मिलाप की नीति अपना कर रखी थी। इसलिए उत्तराधिकार का जब युद्ध होता है इनका अपने दोनों भाइयों के साथ में, तो इन राजपूताना शासकों का, या तो बोले उस समय के उस अगल बगल के जितने भी राजपूताना शासक थे, उनका समर्थन बहादुर शाह को जाता है। सिर्फ राजपूतों का ही समर्थन नहीं, बल्कि सिखों का भी समर्थन इनको जाता है। तो 1707 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं, मई 1707 में। और 1708 ईस्वी में इनको अपने भाई आजम शाह से युद्ध लड़ना पड़ता है। तो आजम शाह से जो इनका युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये जाजऊ के मैदान में हुआ था। ये जाजऊ था कहाँ? तो सामूगढ़ के समीप था। तो इस जाजऊ के मैदान में आजम शाह और मुअज्जम के बीच में युद्ध होता है और इसमें आजम शाह हार जाता है। और आजम शाह के जो 2 बेटे थे, जिनका नाम था वलाजाह और बिदरबख्त, इस युद्ध के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि आजम शाह के 2 बेटे की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के दौरान। अब आजम शाह तो हार चुके थे। फिर आता है 1709। इसमें फिर से मुअज्जम को, यानी कि बहादुर शाह को, अपने सबसे छोटे भाई से युद्ध करना पड़ता है। तो ये कहाँ युद्ध करना पड़ता है? तो हैदराबाद के समीप। उनके सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? कामबख्श। उसके साथ में भी उसको हैदराबाद के समीप युद्ध करना पड़ता है। तो उनसे भी ये युद्ध जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से बोला जाए तो उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम को, या तो बहादुर शाह को, एक बड़ी सफलता मिलती है। इस बड़ी सफलता मिलने के पीछे का कारण है कि उनको राजपूतों का बहुत ही ज़्यादा समर्थन प्राप्त था, सिखों का भी समर्थन प्राप्त था, और उनके दरबार के बहुत सारे ऐसे आदमी थे जिन्होंने उनका साथ दिया था। जैसे औरंगजेब का जो वजीर था, जिनका कि नाम असद खां था, उन्होंने भी इनका साथ दिया था। तो उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होने के बाद दरबार के जो भी आदमी इनका साथ दिए थे, उनको बड़ा बड़ा पद दिया जाता है। तो इसमें हम लोगों को 3 नाम याद रखना है। एक मुनीम खां, एक असद खां और एक जुल्फिकार खां। मुनीम खां को वजीर का पद मिलता है और असद खां, जो कि औरंगजेब के वजीर थे, उनको वकील ए मुतलक का पद मिलता है। वही जो असद खां के बेटे थे, जिनका नाम जुल्फिकार खां था, जो कि आगे चलकर इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध भी होता है, उनको मीर बख्शी का पद मिलता है। बहादुर शाह के बारे में ऐसा भी कहा जाता है
कि सबसे वृद्ध मुसलमान शासक, गद्दी पर बैठने वाला जो सबसे वृद्ध मुसलमान शासक था वो बहादुर शाह ही था। यानी कि जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय इसका उम्र 65 साल हो रहा था। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था खफी खां। खफी खां ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर की संज्ञा दी थी, यानी कि शाहे बेखबर की उपाधि दी थी, क्योंकि बहादुर शाह जो थे वो राजकाज के कार्यों में काफ़ी लापरवाह थे, इसलिए उनको इन्होंने शाहे बेखबर के नाम की संज्ञा दी। अब देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि बहादुर शाह के समय में ही उनके राज दरबार में काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र होना प्रारंभ हो गया था। और देखिए, बहादुर शाह जो थे वो शिया दल को मानने वाले थे। इस कारण उनका जो राज दरबार था 2 दल में बंट जाता है। एक था ईरानी दल और दूसरा था तुरानी दल। ईरानी दल शिया मत को मानने वाले थे और वहीं तुरानी दल सुन्नी मत को मानने वाले थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये उत्तराधिकार के युद्ध को समाप्त कर लेते हैं, लगभग अपने राज दरबार के सभी कार्यों को संपन्न कर लेते हैं, तो उसके बाद ये किसकी तरफ रुख करते हैं? तो इन्हीं को हम लोगों को अब जानना है। तो आइए चलते। तो उत्तराधिकार के युद्ध में जब इनको सफलता हाथ लगती है तो उसके बाद ये राजपूतों की ओर रुख करते हैं और ये मारवाड़ के राजा अजीत सिंह से युद्ध करते हैं और युद्ध में उनको पराजित कर देते हैं। पराजित करने के बाद उनको 3500 का मनसब देकर महाराजा की उपाधि देते हैं और उसके बाद वो दक्षिण की तरफ कूच कर जाते हैं, मतलब दक्षिण की तरफ वो चल जाते हैं। उनका दक्षिण की तरफ जाने के बाद ही जो ये मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे, इन्होंने अमरजीत सिंह के नेतृत्व में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। साथ ही साथ एक मराठा संघ का, राजपूताना संघ का गठन करते हैं। इस राजपूताना संघ में उस समय के जो सबसे प्रसिद्ध राजपूत शासक थे, या तो बोलें जो बाहुबली राजपूत शासक थे, वो सब थे। तो कौन कौन थे? तो इसमें थे दुर्गादास, अजीत सिंह तो थे ही, अमरजीत सिंह और साथ ही साथ जय सिंह कछवाहा भी थे। और जब वो दक्षिण से लौटते हैं तो बहादुर शाह को इनके बारे में बताया जाता है। तो बहादुर शाह अपने सलाहकार समिति की बैठक बैठाते हैं, फिर उनसे सलाह करते हैं कि आप फिर से राजपूताना संघ पे आक्रमण किया जाए। तो उनके जो सलाहकार होते हैं वो कहते हैं नहीं, इस समय अगर हम लोग राजपूताना संघ पर आक्रमण करते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा, जितना हम लोगों को लाभ नहीं होगा उससे ज़्यादा हानि हो जाएगा। इसलिए बहादुर शाह को मजबूरन राजपूताना संघ के साथ में हाथ मिलाना पड़ता है और उनसे मेल मिलाप की नीति अपनानी पड़ती है। तो अब आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो मुग़ल साम्राज्य का जो शासक था बहादुर शाह, इनकी जो नीति है वो मराठों के प्रति कैसा रहती है और फिर सिखों के प्रति कैसा रहता है। तो इसको हम लोग जानेंगे आगे के वीडियो में। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।